हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का ये वार्षिक पेपर 2022 का ये पेपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, आपके भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूर इसको आप देखें। यदि स्टूडेंट आप कक्षा 11 वार्षिक पेपर इंग्लिश का नहीं देखे हैं और साथ ही हिंदी का वार्षिक पेपर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन है और इनको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सही विकल्प छांटने हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या होगी। 4 विकल्प आपके सामने है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है K2Cl2O7, उसमें सिर्फ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका सूत्र आप लिख लेंगे K2Cl2O7। अब जनरली कुछ तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर स्वतः ही पते होते हैं, जैसे पोटेशियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, क्रोमियम का मान लेते हैं -X है। ठीक है, अब इसमें मान रख दे रहे हैं K2 है, नहीं कि 2 गुणित K का +1 होता है जनरली, क्योंकि इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, इसलिए +1। अब प्लस Cr का हमने 2x मान लिया, चूंकि 2 लगा है 2 का गुणा कर देंगे, प्लस यहाँ पर 7 गुणित क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है, बराबर हमको 0 करना है ऐसे क्वेश्चनों में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। यदि इसके ऊपर डायरेक्टली में घात कुछ नहीं लगा है तो 0 करेंगे, अन्यथा इसके ऊपर यदि कोई चार्ज होता है तो उसको बराबर के लिखते, फिर पक्षांतर करके हल कर लेते। अब यहाँ से सीधे इसको सॉल्व करके x की वैल्यू 6 निकाल लिया गया, +6। तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया 4 विकल्प में आप देख सकते हैं कि 100 वाला विकल्प इसमें राइट है। पहले का ख देखें, भारी जल प्राप्त होता है। देखिए, भारी जल जो होता है इसका फार्मूला था ड्यूटीरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। और उसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों के द्वारा प्राप्त करते हैं। आपके सामने विकल्प अलग अलग दिया है, लेकिन ये द वाला विकल्प इसमें राइट होगा, नाभिकीय रिएक्टरों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्षार धातुएं संबंधित है। हमारे आवर्त सारणी में जो पहला वर्ग है, पहला और दूसरा, वो क्षार धातुएं कहलाती है, यस ब्लॉक से संबंधित होती हैं। अ वाला विकल्प इसमें राइट होगा, चारों विकल्पों में अ वाला राइट है। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है यह। अगला क्वेश्चन देखिए, घ का क्या दिया है। पहले का घ, जब बर्फ पिघलती है तो इसकी एंट्रॉपी, देखिए अव्यवस्था की माप को एंट्रॉपी यस से नियुक्त करते हैं। किसी भी निकाय के अव्यवस्था की माप को एंट्रॉपी कहा जाता है, जिसको यस से व्यक्त किया जाता है। जैसे कोई बर्फ होती है, जब बर्फ पानी में बदलेगा तो फैलाव होगा, प्रसार होगा, वही एंट्रॉपी कहलाती है। बादलों का फैलना, प्रसार। तो जब बर्फ पिघलेगा तो एंट्रॉपी भी बढ़ेगी। ब वाला विकल्प इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया। अमोनिया है, अमोनिया देखिए, अमोनिया अम्ल है, क्षार है, लवण है, दोनों है। तो अमोनिया को हम लोग क्षार की कैटेगरी में रखते हैं। ये क्षार है, ऐसा क्यों है ये चेक कर लीजिए। ये ब वाला विकल्प इसमें राइट होगा। अब अमोनिया का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है NH3 होता है। NH3 का मतलब ये है कि इस अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उससे हाइड्रोजन देखिए 3 अटैच हैं। अब नाइट्रोजन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 5 होती है। 5 का मतलब के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्वाइंट किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से साझा किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन 3 2 5, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में बचे हुए हैं। तो लुईस की अवधारणा ये कहती है, लुईस कंसेप्ट, कि जो इलेक्ट्रॉनों को दूसरों को डोनेट कर दे, ये ईजिली यह दूसरों को डोनेट कर देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे वह क्षार कहलाता है। अतः अमोनिया की प्रकृति जो होती है बेस होती है। प्रश्न च का देखिए, यहाँ पर दिया है, निम्न में एल्काइन है। देखिए, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, आपको पता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये देखें, आपका एथीन दिया है, डबल बॉन्ड लगा है। यहाँ पर देखिए एथेन है, C2H6 सिंगल बॉन्ड है। एथेनॉल है, यह देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी ये प्रोपाइन बना हुआ, प्रोपाइन, यही है एल्काइन। द वाला विकल्प इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे का क, ये पूछ रहा है कि स्टाइकियोमीट्रिक गुणांक से आप क्या समझते हैं। देखिए, कोई भी रासायनिक समीकरण होती है तो उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं, अभिकारक भाग लेते हैं, अभिकारक, और जितना हमारा प्रोडक्ट या उत्पाद बनते हैं, तो अभिकारकों के अणुओं की संख्या और उत्पादों के अणुओं की संख्या ही, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है।
जैसे यहाँ पर देखिए हमने यहाँ बनाया है कि जब मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है, गैसीय स्टेट में, भाप की स्टेज में है, सब ये वाष्प के रूप में है। तो यहाँ पर एक कहने का आशय है कि मेथेन का 1 मोल भाग लिया, ऑक्सीजन का 2 मोल भाग लिया और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और 2 मोल वाटर बना रहा है H2O के फॉर्म में, गैसीय स्टेट में, बर्फ के आपके वाष्प के रूप में। तो यहाँ पर जो इसके गुणांक हो रहे हैं, मेथेन का 1, ऑक्सीजन का 2, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है और वाटर का 2, यही हमारे क्या कहलाते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। प्रश्न दूसरे का जो ख है, देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम, तो ये आपका यौगिक है। तो नामनक्लेचर आप किसी भी साइड से करें, इधर से भी कार्बन 3 है, अपर साइड में भी, और राइट हैंड साइड से भी 1 2 3 1 2 3 कार्बन 3 है। तो 3 होने पर प्रोपेन पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप 1 2 3 जब लगा रहे हैं तो आपके सामने देखिए दूसरे स्थान पर मेथिल कट हो गए, 1 2 3, इट इज सिंपल। तो क्या हो जाएगा, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब दूसरे का प्रश्न संख्या दूसरे का ग देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। अफबाऊ के नियम को समझाना है। तो बताया गया है कि अफबाऊ का जो रूल दिया था, उन्होंने बताया था कि परमाणु के जो भी उपकोष होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है, फ्रॉम लोअर टू हायर। जैसे 1s 2s 2p 3s 3p, इस तरह से चलता है क्रम। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले 4s में जाएगा तब 3d में जाएगा, चूंकि 3d में 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए जबकि 4s में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, यानी कि ये लो ऊर्जा स्तर का होता है जो यह सब सेल होता है 3d के कंपैरिजन में। तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है विभिन्न उपकोषों में, यही है अफबाऊ का रूल्स। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरे का घ, चार्ल्स के नियम की व्याख्या करें। यदि 300 मिलीलीटर आयतन की एक गैस को 27 अंश सेल्सियस से ठंडा करके 7 अंश सेल्सियस तक लाया जाता है तो आयतन की गणना करना है। तो चार्ल्स का जो नियम था उसमें बताया गया था कि दाब स्थिर होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वहां पर दाब होता है। तो इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन है उसके ताप के समानुपाती होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू द T। यही चार्ल्स का रूल था। यदि गैसों के लिए हम अलग अलग V1 और V2 तथा ताप उसका T1 और T2 मान लें तो इस क्रम में एक के नियतांक बराबर हो जाएंगे, समीकरण 1 और 2। इससे एक फार्मूला हमें प्राप्त होगा, V1 बटे T1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बटे T2। चूंकि इधर की वैल्यू बराबर हो गई, यहाँ से हमें सूत्र प्राप्त हो गया। अब इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोल रहा है, प्रारंभिक आयतन इसमें V1 की वैल्यू 300 ml दिया है और T1 की वैल्यू 273 में 27 अंश जोड़ देंगे तो केल्विन में निकल आएगा, 300 केल्विन आएगा T1 की वैल्यू, और T2 की वैल्यू फिर 273 में 7 जोड़ देंगे 280 निकल आएगा। इसके बाद उस फार्मूले में सूत्र में मान रख दें। तो V1 की वैल्यू दे दिया है, T1 की वैल्यू जोड़कर निकालें, V2 की वैल्यू पूछ ही रहा है, T2 की वैल्यू आपको दिया ही है 273 में आप 7 अंश सेल्सियस जोड़ के केल्विन में बदलेंगे। इस सूत्र में जब मान रख करके इसको हल करते हैं तो V2 की वैल्यू 280 ml निकल आएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तीसरे का क, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि इस नियम के अनुसार होता क्या है कि स्थिर ताप पर किसी भी पदार्थ के अपक्रिया करने की जो दर होती है, रेट होती है, उसके सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होती है, सक्रिय द्रव्यमान के। और किसी रासायनिक अपक्रिया की जो दर होती है अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होती है। तो यह हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कोई A+B अभिकारक है जो कि कन्वर्ट हो रहा है C+D उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अभिकारक है, उत्पाद है। तो इसमें बोल रहा है कि अभिक्रिया करने की जो दरें होती है, रेट होती है, इनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अगर अभिक्रिया की दर, विपरीत अभिक्रिया की दर अलग अलग हमने यहाँ पर निकाला है। तो अगर अभिक्रिया की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज प्रोपोर्शनल टू दी क्या हो जाएगा, A। अब बड़ा कोष्टक जैसे ही लगाएंगे A इसके सक्रिय द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है, गुणित B सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यही इसका रूल है, यहाँ पर गुणा कर दिया गया कोष्टक में लिख के। या हम लिख सकते हैं RF बराबर KF इज इक्वल टू A इंटू B। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये अग्र अपक्रिया की दर। इसी तरह से विपरीत अपक्रिया के लिए हम निकाल लेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB बराबर KB, कोष्टक में C इंटू D हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग जानते हैं कि साम्य स्थिरांक क्या कहता है कि अगर अपक्रिया की दर और विपरीत अपक्रिया की दर दोनों आपस में समतुल्य होती है।
दोनों को जैसे ही बराबर करेंगे इस प्रकार की चीज़ हमें प्राप्त होगी फार्मूला। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको पलटते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं KF/KB यहाँ कर दें और इतना बटे इतना कर दें। चूंकि हम अग्र अपक्रिया और विपरीत अपक्रिया की दर को साम्य स्थिरांक KC से जानते हैं, KC बराबर इतना हो गया। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि अग्र अपक्रिया और विपरीत अपक्रिया के दर के अनुपात को साम्य स्थिरांक KC कहा जाता है। अब क्वेश्चन तीसरे का ख देखें, दिया है कि HPO3 और HNO3 ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। इसमें P का और HNO3 नाइट्रिक अम्ल में यन का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो एक बार पुनः मान करके लगाएं। मान लिया कि P की ऑक्सीडेशन नंबर X मान लीजिए, चूंकि हाइड्रोजन का प्लस वन होता है, +1। अब प्लस क्या हो जाएगा इसका X मान लीजिए, प्लस यहाँ पर 3 गुणित ऑक्सीजन का तो -2 होता है, बराबर यहाँ पर जो भी घात लगा रहेगा उसके बराबर हम कर देते हैं। फिर 75 करके इसको सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी, यानी P की ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा। इसमें HNO3 में N का मान लीजिए X और बाकी शेष मान रख दीजिए। चूँकि इसके बराबर घात के ऊपर इसके कुछ चढ़ा नहीं है, इसलिए इसको न्यूट्रल यानी 0 रखेंगे बराबर करके। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 निकल आएगा। तो आपके एग्जाम में ऑक्सीडेशन नंबर जरूर कोई न कोई आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्कोनी काप के रूल की व्याख्या करना है। तो मार्कोनी काप का जो रूल होता है क्या कहता है कि यह जो लागू होता है किसी असममित एल्कीन पर लागू होता है। तो असममित एल्कीन पर जब हम किसी हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अपक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो पॉजिटिव पार्ट H पॉजिटिव होगा वह उस एल्कीन के उस कार्बन परमाणु पर जाएगा जहाँ पर H की संख्या अधिक है, और निगेटिव पार्ट यानी ब्रोमाइड जो है एल्कीन के उस परमाणु पर जाएगा, अर्थात कार्बन के उस परमाणु पर जाएगा जहाँ पर ऋणायनों की संख्या है। अर्थात कह सकते हैं कि जहाँ पर धनायनों की संख्या कम है वहाँ पर ऋणायन जाते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ ऋणायन जाएंगे, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहाँ धनायन यानी H जाएंगे। देख लीजिए इस फार्मूले से। जैसे यहाँ पर हमने प्रोपीन ए लिया है, अब इस प्रोपीन पर हम डायरेक्टली में HBr से क्रिया करा रहे हैं जिसमें H पॉजिटिव है, Br निगेटिव है। तो मार्कोनी काप का रूल यही कहता है कि यह जो हाइड्रोजन है यानी पॉजिटिव पार्ट है HBr का, यह उस एल्कीन के उस परमाणु के पास जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। तो इसी के पास हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, चूँकि यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड के जस्ट आसपास ही देखते हैं। तो यहाँ पर जा करके जाएगा तो CH3 बना लेगा, प्लस ये जो निगेटिव पार्ट है यहाँ पर जाएगा तो Br जा करके ज्वाइंट हो गया, क्या हो जाए 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये हमारे मार्कोनी काप का रूल है। अगला क्वेश्चन दिया है तीसरे का घ, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि मेंडलीव का जो आधुनिक आवर्त नियम था उसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा का कह देखिए, ब्रांस्टेड और लोरी के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा देना है। तो ब्रांस्टेड और लोरी ने जो थ्योरी दिया था उसके अनुसार जो प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन डोनर, वह अम्ल होते हैं, और प्रोटॉन जो रिसीवर होते हैं, एक्सेप्टर यानी ग्राही जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, वह क्षार कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर इस रासायनिक समीकरण में देखेंगे, जब हाइड्रोजन क्लोराइड की अपक्रिया जब हम अमोनिया से करा रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड जब टूट रहा है H पॉजिटिव पार्ट इसका, यानी इसको H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन बोलते हैं, तो H पॉजिटिव पार्ट जो है वह अमोनिया से जाकर के ज्वाइंट होगा तो NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका Cl निगेटिव भाग बच जाएगा। तो यह इसने प्रोटॉन दिया, यानी कि यह अम्ल है, यह चूँकि प्रोटॉन को ग्रहण किया NH4+ फॉर्म में गया, अतः यह क्षार है। उसी तरह से जब हम यहाँ पे HCl की अपक्रिया H2O से कराएंगे तो यहाँ से HCl क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु इसको दे रहा है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं यह अम्ल है, यह क्या है, क्षार है। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछा है कि यहाँ पर क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान यहाँ पर हम लोगों को दर्शाना है। तो क्लोरीन जो होता है 17 परमाणु क्रमांक होता है, 2 8 2 10 7 17, 1s2 2s2 2p6 के हिसाब से बैठाएंगे तो लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 3p5, और p उपकोष में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। अतः जब इसका आप इस तरह से दर्शाएंगे इलेक्ट्रॉनों को, इसके सब सेलों में 3 उपकक्षक होते हैं इसमें, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का भराव 1 2 3, फिर चौथा पाँचवा, यहाँ पर पाँचवा इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में कूद रहा है। ठीक, अर्थात यहाँ पर 3p5 का मतलब n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू चुंबकीय क्वांटम संख्या n की वैल्यू 3 निकल गया, और द्विगंशी क्वांटम संख्या l की वैल्यू क्या होगा, चूँकि हम लोग जानते हैं कि p सब सेल में जा रहा है, इसके लिए हम इस तरह से दर्शाते हैं 0 1 2 3,
ये यस जीरो क्या होता है, यस कक्षक को डिनोट करता है, एक क्या है पी कक्षक, दो क्या है डी, तीन, इस तरह से यस पी डी एफ जाते हैं। चूंकि यस पी डी एफ यानी पी कक्षक यानी कि पी में इसकी जो वैल्यूएशन होगी एल का मान 1 होगा यहाँ पे, और एम का मान क्या होता है -L से +L तक दर्शाते हैं। -L से +L यानी कि जब 1 आ गया तो -1 0 +1, जब इसको हम इस तरह से यहाँ पर भी दर्शा देते हैं -1 0 +1, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे 0 एम की वैल्यू 0 आ गई, और इसकी स्पिन की संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पिन भी हो जाएगा, चूंकि नीचे है तो -1/2, ऊपर होता तो +1/2, इसीलिए स्पिन की संख्या चक्र क्वांटम संख्या -1/2 होगा। प्रश्न 4 का ग देखे, यहाँ पर पीएच मान को परिभाषित करना है, पीएच वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे दिया है कि 0.003 mHCl बिलियन का पीएच मान की गणना करें, log 3 की वैल्यू यहाँ पर 47 दिया है, 0.4710। तो पीएच मान क्या है, हाइड्रोजन आयन के आणविक सांद्रता के ऋण लॉगरिथम को, ऋण लघुगणक को हम लोग पीएच की तरह परिभाषित करते हैं। और पीएच का जो फार्मूला होता है निकालने का, पीएच बराबर -log 10 उसका आधार हो जाएगा H पॉजिटिव उसकी सांद्रता है हाइड्रोजन आयन की, करेक्ट। ये हमारा फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हम क्वेश्चन को रखते हैं। यहाँ पे देखिए कि 0.003 mHCl का मतलब कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इसमें क्लियर है, 3 × 10⁻³ हो जाएगा। अब सिंपल सा इसमें हम मान रख दे रहते हैं, ठीक। यहाँ 3 × 10⁻³ कर दिया, यहाँ जो आपका फार्मूला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि log A × B बराबर log A + log B, इसको तोड़ दे रहे हैं, 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग। अब चूंकि यहाँ पर बड़ा सा क्वेश्चन लगा देंगे, चूंकि पहले से ही माइनस लगा हुआ है, अब माइनस जो है अंदर के चिन्ह को बदल देगा, लास्ट में log 10 का मान 1 होता है। यहाँ पर जैसे ही रखेंगे log 3 की वैल्यू आपको दे रखे हैं, इसको घटाने पर आपके पास पीएच वैल्यू निकलेगा 2.529। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 4 का घ क्या दिया है, जल की अस्थायी कठोरता को उबाल कर कैसे दूर किया जा सकता है, रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आपको पता है कि जल में 2 प्रकार की ही कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता, दूसरा अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड घुले होते हैं, और अस्थायी कठोरता जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, यानी कि MgHCO3 और CaHCO3, तो वहाँ पर अस्थायी कठोरता होती है। अब इनको डायरेक्टली में जब हीट करेंगे इस बाइकार्बोनेटों को, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, और जो CaCO3 वाला पार्ट है वो नीचे पानी के नीचे जम जाएगा। इस तरह से हम लोग इस मेथड से कठोरता को दूर कर लेते हैं। प्रश्न 5वां देखिए दिया कि आयनन एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित करना है। तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है कि कोई भी गैसीय परमाणु होता है तो उसके बाह्यतम कक्ष से उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसी को हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, या आयनन ऊर्जा भी कहा जाता है। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी यौगिक के परमाणु द्वारा जो उसके साझे के जो दोनों परमाणु हैं, तो उन परमाणुओं में जो सहसंयोजी बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो टेंडेंसी होती है, यानी एक परमाणु क्या करता है कि दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ खींचता है। तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, उसको हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं जाते हैं, वैसे उससे चूंकि हम लोग जानते हैं कि नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, और जिससे क्या होता है कि बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है नाभिक, जिससे वहाँ पर साइज कम होती जाती है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जबकि टॉप टू बॉटम वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, और जिसकी वजह से विद्युत ऋणात्मकता की वैल्यू घटती जाती है। अगला क्वेश्चन आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां का ख देखिए, 127 अंश सेल्सियस पर अभिक्रिया कोई हो रही है N2 + 3H2 = 2NH3 में। Kc की वैल्यू दिया है, साम्य स्थिरांक यहाँ पर दिया है कि दाब साम्य स्थिरांक पूछ रहा है, Kp की वैल्यू पूछ रहा है। साम्य स्थिरांक चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक रिवर्सिबल अभिक्रिया दी गई है, N2 + 3H2 = 2NH3। यहाँ पर टेम्परेचर 127 अंश सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलेंगे, 273 इसमें जोड़ देंगे तो टेम्परेचर निकल जाएगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं Kp और Kc का एक फार्मूला आता है, Kp = Kc × RT ΔN,
और उसमें मान रख करके हल करते हैं। तो Kc की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, बस ये फार्मूला जो है Kp बराबर KcRT डेल्टा एन। डेल्टा एन कैसे निकलेगा? डेल्टा एन अणुओं की संख्या निकालने के लिए उत्पाद के अणुओं की संख्या में से अभिकारक के अणुओं की संख्या सीधे घटा दे। यहाँ चूंकि 2 मोल लग रहा है, यहाँ 3 1 4 मोल, तो 2 में से 4 मोल घटाएंगे तो -2 आ जाएगा डेल्टा एन की वैल्यू। अब इसमें डायरेक्टली में हम मान रख दे रहे हैं Kc की वैल्यू, यहाँ पर देख रहे हैं आर की वैल्यू आपको दिया है 0.0821 इंटू टी की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, जब यहाँ जोड़े हैं 400 केल्विन पूरे के घाते -2। चूंकि किसी भी राशि के ऊपर यदि -2 होती है तो नीचे डायरेक्टली में चला आता है पॉजिटिव होने के लिए, तो ये पूरा वैल्यू नीचे चलाएगा। इतना जो कोष्टक देख रहे हैं ये ऊपर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जनरली भाग दे करके सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास 4.636.10⁻10 इसके आंसर आएंगे। हर क्वेश्चन को स्टूडेंट समझ ले, चूंकि ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आपके प्रिपरेशन है, वीडियो थोड़ा लंग हो सकता है लेकिन आप इसको ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है 5वां का ग संकरण क्या है, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो बता दिया जाए कि संकरण क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि किसी परमाणु पर उचित ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक जब परमाणु ऑर्बिटल मिलकर के 2 या 2 से अधिक नए ऑर्बिटल बना लेते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रक्रम होती है परमाणु ऑर्बिटलों का संकरण कहलाता है, जो कि 3 प्रकार का होता है, sp संकरण, sp2 और sp3। जैसे यहाँ पर पहला sp संकरण। अब sp संकरण में क्या होता है कि एक s और एक p मिल करके 2 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन की जो मूल स्टेट होती है 2 2 4 2 6 1s2 2s2 2p2 होती है। अब ये अपने रियल अवस्था में जब एक्साइट अवस्था में यानी किसी से अपक्रिया कर रहा होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि p का एक और एक s का, दोनों एक s और एक p मिल करके sp संकरण बना लेते हैं, करेक्ट। और उसी तरह से इसका एग्जाम्पल जैसे एसिटिलीन है, एसिटिलीन का जब हम फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 1 4 कार्बन जो होता है एक इधर अटैच है एक इधर हाइड्रोजन से, यानी कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कि संकरण कौन होगा, यदि यह जो कार्बन है अपने आसपास 2 लोगों से अटैच है एक इधर तो sp संकरण होगा, यहाँ भी sp संकरण। उसी तरह से sp2 संकरण क्या होता है, जब एक s और p के दो p और एक s मिल करके 3 नए ऑर्बिटल बना लें, 1 2 3, तो sp2 संकरण होता है। जैसे आपके एथीन है, एथिलीन। अब यहाँ पर कार्बन क्या होता है, sp2 संकरण बना रहा है, क्योंकि यह जो कार्बन है ना ये 3 लोगों से ज्वाइंट हो रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर कार्बन से, तो sp2 संकरण है 2 p का और एक s का। इसी तरह से sp3 संकरण क्या होता है, एक s और p के 3 मिल करके sp3 संकरण बनाते हैं। और जैसे आपके CH4 हो गया मेथेन, देख रहे हैं यह जो कार्बन है 1 2 3 4 4 लोगों से अटैच है अपने आसपास, तो यहाँ पर sp3 यानी कि 3 1 4 sp3 संकरण होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अनुनाद पूछा है, रिजोनेंस बेंजीन की अनुनाद संरचना दर्शाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कोई भी रासायनिक यौगिक होती है तो उसके गुणधर्म को जब हम लोग व्यक्त करते हैं तो उसका 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसकी जो रियल फार्मूला जो सूत्र होता है एक ही होता है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर अलग हो जाएगी, तो इस प्रकार की संरचनाओं को अनुनाद बोलते हैं। जैसे बेंजीन में हमारा पाया जाता है। बेंजीन की स्थिति में क्या करता है, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड होता है ये अपना सर्किट करता है, ये उठकर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ वाला यहाँ जाएगा, यहाँ वाला उठकर यहाँ जब आएगा तो ये वाला इस तरह से चक्कर लगाता है, तो इनकी स्थितियां भी बदलती रहती है। ये हमारी रिजोनेंस संरचना होती है। अगला क्वेश्चन आइए चेक करते हैं। प्रश्न छठवां का क देखिए, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा इसको संतुलित करना है। जो आपके सामने इक्वेशन दे रखा है Cr2O7, इसके ऊपर 2 लगा है, प्लस I नेगेटिव है, प्लस H पॉजिटिव इज इक्वल टू Cr3 पॉजिटिव प्लस I2 प्लस H2O, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जोड़ा गया है, यानी कि यह जो है अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है। तो किस तरह से हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करते हैं, आइए इसको चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि पहले जो दिया गया ये इक्वेशन है इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। हर एक परमाणुओं के ऊपर तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या दर्शा देते हैं, लिख लेते हैं। जैसे क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना है, तो मान लीजिए x है तो 2x प्लस 7 गुणित -2 बराबर -2 जब करेंगे तो यहाँ पर क्रोमियम का 6 निकल आएगा। ठीक, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 6। तो यहाँ पर हम सबकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर दिए ही रखा है। तो मेन यहाँ पर 2 तत्व सामने नजर आ रहे हैं, क्रोमियम दूसरा आयोडीन, दोनों पक्षों में। तो हम क्या करते हैं कि 2 अर्ध समीकरण बनाते हैं जिसमें एक का ऑक्सीडेशन हो दूसरे का रिडक्शन हो। ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया में इसको बांटेंगे उसके ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते और घटते क्रम में।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रोमियम जब 6 था, 6 से यहाँ पर इजीली 3 आ गया है। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, कम हो रहा है, यानी कि घटने का मतलब कि अपचयन अपक्रिया है। यदि ऑक्सीकरण संख्या जैसे I निगेटिव था, 0 हो गया, बढ़ गया, बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब कि ये ऑक्सीकरण अपक्रिया है, घटने का मतलब अपचयन अपक्रिया है। तो 2 अर्ध समीकरणों में बांट लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो भाग लेने वाले परमाणु तत्व हैं उसको देखेंगे कि कितना है, उसको संतुलित करेंगे। क्रोमियम को, ऑक्सीजन को, आयोडीन को, जितना भी है उसको हम लोग संतुलित करते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना कि क्रोमियम का 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इधर हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर I2 का 2 लगाया है, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तब ये संतुलित होगा। साथ ही साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम में है तो H+ और H2O जोड़ते हैं, क्षारीय माध्यम में OH नेगेटिव और H2O को जोड़ करके संतुलित करते हैं। तो इस समीकरण के केस में क्या हो रहा है कि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है, इसलिए H का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि इस चीज को वहीं उतारिए, Cl2O7 प्लस यहाँ पे चूंकि इधर आपके ऑक्सीजन 7 है, इधर ऑक्सीजन है नहीं इस समीकरण में 1 में, तो इसमें आप H2O जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए जोड़े हैं हमने, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है तो 7 H2O जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 7 दूनी 14 हो गया। अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए आपके पास है कि H+ जोड़ते हैं, तो 14 हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए H+ के रूप में, प्लस आयन के रूप में करके। तो इस तरह से हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। उसी तरह समीकरण नंबर 2 में यहाँ 2 है तो इधर भी 2 का गुणा करेंगे तो आयोडीन भी संतुलित हो गया। अब इसके बाद हम आयनों को संतुलित करते हैं। आयनों का संतुलन हम इलेक्ट्रॉनों द्वारा करेंगे। तो आयनों का संतुलन हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ घटा करके करेंगे। जैसे यहाँ पर इस समीकरण नंबर 3 में देखिए यहाँ पर दिया है कि 2 3 6, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि 6 आवेश, यहाँ पर 6 आयन है, जबकि इधर 14 में से 2 यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, तो 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएंगे। मतलब इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इधर भी आपका 6 हो जाएगा और इधर भी 6 हो जाएगा। उसी तरह से आयोडीन के केस में यहाँ पर 2 निगेटिव आ रहा है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए आपके राइट साइड में, करेक्ट। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इनके गुणांकों का आपस में गुणा करिए, इस तरह से गुणा करें कि दोनों समतुल्य हो जाए। यदि इसमें हम लोग 3 का गुणा कर देते हैं, इसमें 1 का, 3 का जैसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हमको लाना है, चूंकि काटना है, तो इसमें समीकरण नंबर 6 में 3 का गुणा करें, इसमें 1 का करें, 5 में गुणा करके बस जोड़ देना है इसको, ठीक। बस गुणा करके जोड़ करके इसको दोनों तरफ से काट दीजिए। काटने के बाद इसको देख लेते हैं कि सारी चीजें बराबर है कि नहीं, आवेश, आयन और परमाणु सब बराबर आएंगे। यही हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है। प्रश्न 6वां का ख देखिए, मेथेन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को कार्बन भी बोलते हैं, मेथेन ग्रेफाइट और डाई हाइड्रोजन यानी H2 के लिए 298 केल्विन पर दहन एंथैल्पी का मान क्रमशः इतना 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 दिया है। तो CH4 के विरचन की एंथैल्पी पूछ रहा है, यानी कि CH4 कैसे बनेगा। CH4 बनाने का मतलब कि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी। कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन 4 यहाँ पर। पहले इनकी हम इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि दहन अपक्रिया, दहन का मतलब कि कोई भी चीज जलती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। तो पहले मेथेन का दहन, फिर ग्रेफाइट कार्बन पर ऑक्सीजन की क्रिया, फिर डाई हाइड्रोजन की क्रिया कराएं। तो मेथेन पर जब ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो 2H2O बनेगा प्लस CO2। अब जब मेथेन कन्वर्ट हो रहा है तो इससे जो निकलने वाली एनर्जी है, देखिए 890.33 किलो जूल पर मोल दिया है, क्रमशः दिया। मेथेन से ये, ग्रेफाइट से इतना है, तो वही चीज हम बगल में लिख रहे हैं माइनस सहित इसका, क्योंकि वैल्यू इसकी सब टोटल माइनस में दी है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। जब कार्बन का हम दहन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ ही साथ ये निकलेगा इतना एनर्जी। जब हाइड्रोजन का दहन करा रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो यहाँ वाटर वाष्प के रूप में बनेगा H2O, और यहाँ पर ऑक्सीजन हाफ ले रहे हैं तभी यहाँ पर वाटर बनेगा इस केस में। साथ ही इसका जो वैल्यू दिया है उसको हम लिख लिए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब हम लोग जानते हैं कि हमको मेथेन प्राप्त करना है, तो कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों मिल करके मेथेन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर जोड़ने से पहले जो समीकरण 3 है, एक बार आप देखेंगे कि यहाँ पर हाफ O2 आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ 2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का, चारों तरफ दोनों तरफ दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दीजिए। चूंकि हम लोग जानते हैं कि मेथेन प्राप्त करना है जिसमें कि हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, कार्बन 1, तो कार्बन 1 तो मिल गया समीकरण 2 से। 3 में 2 ही हाइड्रोजन है, इसलिए 2 का इसमें गुणा करेंगे। वैसे भी तो हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 3 में
जो है 2 का गुणा करके 2 को जोड़ करके 1 को घटा दे, बस यह फंडा जानिए। 1 को घटाना पड़ेगा तभी हमें ये प्राप्त होगा CH4 की विरचन, और ये आसानी से कट पाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 3 में 2 का गुणा किया करके डायरेक्टली में 2 में हम जोड़ते रहे। देख लीजिए C यहाँ का 2 का गुणा करके इस तरह से जोड़ रहे हैं। ठीक, अंतिम में यहाँ पे समीकरण 3 में जब 2 का यहाँ पे -2855.8 यहाँ लिखा है, इसमें जब 2 का गुणा करेंगे तो आएगा -571.6 आएगा। ठीक है, अब ये और ये दोनों वैल्यू यहाँ पर जोड़ करके यहाँ लिखा गया है, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसको नीचे हमने इसको नीचे लिख करके घटा दिया, घटाने के बाद काट दिया, ये हमारी 74.8 किलो जूल पर मोल इसकी जो है दहन एंथैल्पी निकली CH4 की। प्रश्न 7वां देखिए, पूछ रहा है टिप्पणी लिखिए ओजोनी अपघटन। ओजोनी अपघटन या ओजोन अपघटन, इसको ओजोनोलिसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एल्कीन की अभिक्रिया आप डायरेक्टली में ओजिन से कराते हैं, O3 से कराते हैं, तो ये एल्कीन ओजोनोमाइड बनाता है। इस अभिक्रिया को ओजोनी अपघटन कहते हैं, जो कि जिंक और जल की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड यानी एस्टेल्डिहाइड बना लेता है। जैसे यहाँ पर देखें हमने एथिलीन लिया है, ये एल्कीन है। अब इस पर डायरेक्टली में O3 ओजन से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन परमाणु है यहाँ पर इसका बॉन्ड टूटेगा और ये ऑक्सीजन परमाणु इससे जाकर के ज्वाइंट हो रहे हैं। चूंकि 3 है तो हमने 2 इससे नीचे लगा दिया और 1 ऊपर कर दिया। अब यहाँ से आगे भी ये फर्दर डिवाइड होंगे। HCHO ये फॉर्मल्डिहाइड H 2 बार है ना, HCHO 2 फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, प्लस ये जिंक और H2O की प्रेजेंटेशन में जिंक ऑक्साइड बना लेगा। यह अभिक्रिया हमारी ओजोनोलिसिस कहलाती है। और दूसरा पूछा पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि एल्कीन के छोटे छोटे अणु मिल करके किसी उच्च ताप और दाब पर और उत्प्रेरक की उपस्थिति में संयुक्त होकर के बड़े अणु का निर्माण कर ले, उच्च अणु भार वाले अणु बना लेते हैं। छोटे छोटे जो एल्कीन के अणु होते हैं वो जैसे एथिलीन का बहुलीकरण करते तो पॉलीथीन बनता है। जैसे यहाँ पे एथिलीन लिया है, एथिलीन के छोटे छोटे अणु मिल करके एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये पॉलीएथिलीन बना रहे हैं। इस प्रकार की संरचना ये हमारी पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण कहलाती है। 7वां का ख देखिए दिया है कि एल्कीन निर्माण की 2 विधियां बताई। तो एल्कीन बनाने के लिए हम लोग एल्काइन से बना ले या एल्किल हैलाइड से बना ले। जैसे आप देखें डायरेक्टली में एल्काइन से कैसे बनाएंगे, ये हमने एथाइन लिया है। एथाइन पर जब हम लोग पैलेडियम और चारकोल के प्रेजेंटेशन में हाइड्रोजन से अपक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन से अपक्रिया कराएंगे तो इसका एक बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन इससे जाकर के ज्वाइंट होगा, एक हाइड्रोजन इससे, और ये बना लेगा आपका एथिलीन। देख रहे हैं ना, एक बॉन्ड टूटा और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन बना लिया। ये हमारा एल्कीन बन गया। और दूसरा एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन हम ले रहे हैं। देखिए CH3 CH2Cl यानी एथिल क्लोराइड लिया है C2H5Cl, इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2Cl। अब ये क्या होगा, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से HCl निकलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बी हाइड्रोहाइलोजनीकरण, यानी इसमें से हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी रिलीज हो गया। जैसे ही यहाँ से निकला ये पार्ट तो क्या आपके सामने बन गया, देख रही एथिलीन। यहाँ का एक जो बॉन्ड है HCl के साथ गया और एक बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया, एथीन बन गया आपका। अथवा दिया है कि क्या होता है जब, देखे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मेथेन पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है इन द सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनरेज में। जब मेथेन पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरोमेथेन बनेगा और वह प्रोसेस आगे चलता जाता है। जैसे देखें इस अभिक्रिया में एक क्लोरीन क्या किया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करता है। क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो CH3 बचेगा और इसका एक Cl ज्वाइंट होगा और एक Cl इसका HCl के रूप में बाहर निकला। फिर यह जो क्लोरोमेथेन है CH3Cl पुनः Cl2 से क्रिया कराएंगे तो डाइक्लोरोमेथेन बनेगा। इस तरह से प्रक्रिया चलती जाती है। दूसरा पूछा है कि क्या होता है जब बेंजीन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं। तो बेंजीन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का काम ही है यहाँ से वाटर निकालना। तो इसमें से जब ये टूटेगा तो इसमें से H+ बाहर निकलेगा और इसका एक H+ और यहाँ का एक ऑक्सीजन यानी H2O बाहर निकल गया और इसका जो एक ऑक्सीजन बना यानी कि SO3 और यहाँ का SO3H। इस प्रकार की संरचना को हम लोग बेंजीन सल्फोनिक अम्ल।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा दिया है कि क्या होता है जब एथीन पर डाई हाइड्रोजन की अपक्रिया कराते हैं। तो जब एथीन पर हम लोग डाई हाइड्रोजन की अपक्रिया कराएंगे तो एथेन बनेगा। देखें आपके सामने ये कुछ उत्प्रेरक लिए जाते हैं चार आपके प्लेडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम चाहे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन की इसकी अपक्रिया कराएंगे एथीन पर यानी एथिलीन पर, तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है, एक हाइड्रोजन इससे CH3, एक हाइड्रोजन इससे CH3 यानी एथेन बना लिया। और लास्ट क्वेश्चन दिया है क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अपक्रिया होती है। जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अपक्रिया हम लोग कराएंगे तो एसिटिलीन बनता है, एसिटिलीन। देखें जैसे CaCa2 कैल्शियम कार्बाइड पर वाटर 2s2 मालिक्यूल लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग हो गया, इसके साथ ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका C2 और इसका एक S2 यानी कि एसिटिलीन बना लिया। सो थैंक्स स्टूडेंट।